ये फिल्म 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के ठीक बाद की घटनाओं पर आधारित है। पूरे देश में स्वतंत्रता का जश्न हो रहा था, लेकिन हैदराबाद रियासत अभी भी 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान के अधीन थी। निज़ाम भारत में विलय नहीं करना चाहता था और हैदराबाद को एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक सेना बनाई जिसे रज़ाकार कहा गया। इस सेना का नेतृत्व एक बेहद क्रूर इंसान करता था जिसका नाम था कासिम रज़वी। कासिम रज़वी के अत्याचार इतने भयानक थे कि उन्हें देख पाना भी मुश्किल था। कासिम अपने रज़ाकारों के साथ एक गांव में जाता है जहां वो एक शिक्षक को बच्चों को तमिल सिखाते हुए देखता है। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और उस शिक्षक को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वो एक बच्चे को मार देता है और उसके खून से जमीन पर उर्दू लिखता है। इसके बाद वो उस शिक्षक और वहां मौजूद सभी बच्चों को बेहद दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। जो बच्चे पेड़ों पर चढ़कर बचने की कोशिश करते हैं उन्हें नीचे गिराकर मार दिया जाता है। जो भागते हैं उन्हें पकड़कर पत्थरों से कुचल दिया जाता है। ये दृश्य बेहद भयावह और दिल दहला देने वाला होता है। अंत में कासिम सबको चेतावनी देता है कि यहाँ केवल एक ही भाषा सिखाई जाएगी और वो है उर्दू। ये टॉर्चर सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं बल्कि नवजात बच्चों तक भी पहुंच चुका था। एक सीन में एक माँ अपनी ही बच्ची को मार देती है क्योंकि उसे डर था कि दरिंदे उसके साथ घिनौना व्यवहार करेंगे। हैरानी तब होती है जब एक रज़ाकार बच्चे के जन्म पर टैक्स लेने आता है। माँ के ये कहने पर भी कि बच्चा मर चुका है, वो मौत पर भी टैक्स मांगता है। इन जुल्मों की खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचती है और वो तय करते हैं कि अब हैदराबाद को जल्द भारत में मिलाना होगा। इसके बाद हम एक ब्रिटिश अधिकारी को निज़ाम से मिलते हुए देखते हैं। बातचीत के दौरान वो बताता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। इस पर निज़ाम कहता है कि ऐसा प्रस्ताव उसे पाकिस्तान से भी मिला है, लेकिन उसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया और कहता है कि आगे चलकर हैदराबाद एक अलग इस्लामिक देश बनेगा जिसका नाम तुर्किस्तान होगा। आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है और हर जगह तिरंगा लहराया जा रहा है। लेकिन हैदराबाद में हालात बिल्कुल अलग होते हैं। जब एक आदमी तिरंगा फहराने की कोशिश करता है तो उसे वहीं बेरहमी से मार दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र इस्लामिक देश है। इसके बाद हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं जिन्हें बताया जाता है कि हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। पटेल जी कहते हैं कि वहाँ लगभग 90% हिंदू रहते हैं और अगर इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया तो यह बड़ा खतरा बन सकता है। वह पार्टीशन ऑफ इंडिया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अब वैसा दोबारा नहीं होगा। दूसरी तरफ निज़ाम भी समझ जाता है कि लोग बगावत कर सकते हैं, इसलिए वह अत्याचार बढ़ा देता है। वह आदेश देता है कि हर जगह मस्जिदें बने, इस्लामिक झंडा लगे और हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल जैसी भाषाओं को खत्म कर दिया जाए। लोगों को सिर्फ अरबी और उर्दू बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके बाद कहानी हमें हैदराबाद के एक गांव में ले जाती है जहां हम इलम्मा नाम की एक बहादुर महिला को देखते हैं। वह अपनी मेहनत से उगाई गई फसल का हिस्सा निज़ाम के लोगों को मुफ्त में देने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसमें उसका खून, पसीना और पैसा लगा था। जब निज़ाम का आदमी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी नरसिम्हा रेड्डी वहां पहुंचकर इलम्मा को बचा लेता है। इतना ही नहीं, वह उस जमींदार को भी मार देता है। हालांकि नरसिम्हा रेड्डी खुद निज़ाम के अधीन काम करता था, लेकिन गरीबों पर हो रहे अत्याचार उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थे। आगे चलकर जब जमींदार की मौत की खबर कासिम तक पहुंचती है तो वह पुलिस की मदद से नरसिम्हा रेड्डी और उसके साथियों को पकड़वा लेता है। उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। फिर कासिम उन्हें उसी गांव में लाकर लोगों के सामने खड़ा करता है और कहता है कि यह वही नरसिम्हा रेड्डी है जिसने दावा किया था कि 60 किलोमीटर के अंदर कहीं भी मदद की पुकार सुनाई दे तो वह जरूर मदद के लिए आएगा, लेकिन अगर वह सुन ही न सके तो क्या होगा। इसके बाद कासिम अपने आदमियों को आदेश देता है कि नरसिम्हा रेड्डी के कानों में पत्थर ठूंस दिए जाएं ताकि वह हमेशा के लिए बहरे हो जाएं। इस अमानवीय अत्याचार के बाद नरसिम्हा रेड्डी की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद इलम्मा के साथ खेती करने वाले लोगों को पकड़कर पेड़ों से उल्टा लटका दिया जाता है। रज़ाकार गांव में घुसकर सभी को जबरदस्ती मुस्लिम बनने के लिए कहते हैं। वे लालच देते हैं कि ऐसा करने पर अच्छी जिंदगी मिलेगी, लेकिन मना करने पर हर दिन एक आदमी और हर घंटे एक औरत की इज्जत लूटने की धमकी देते हैं। इतना कहकर एक रज़ाकार सबके सामने एक महिला की बेइज्जती करता है।
बच्चे भी नहीं बचते, उन्हें भी बेरहमी से मार दिया जाता है। पूरा गांव डर और दर्द में डूब जाता है। इसके बाद कई लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबकि बाकी को एक दिन का समय दिया जाता है। जाते वक्त रजाकार गांव की गायें भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन गांव के कुछ बहादुर लोग इसका विरोध करते हैं और जबरन बदले गए लोगों को वापस अपने धर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अगले दिन ये देखकर रजाकार भड़क उठते हैं और पूरे गांव पर हमला कर देते हैं। किसी को जिंदा जला दिया जाता है तो किसी को गोली मार दी जाती है। इसी बीच लोग एकजुट होकर पूजा और हवन करते हैं, लेकिन वहां भी रजाकार हमला कर देते हैं। ये खबरें धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल तक पहुंचती हैं और अब वो इसे और सहन नहीं कर पाते। इसी कारण वो जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगते हैं, लेकिन नेहरू जी सीधे सैन्य कार्रवाई से इनकार कर देते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि हैदराबाद हमारी इच्छा से भारत में शामिल नहीं होना चाहता और अगर जबरदस्ती की गई तो हालात पार्टीशन ऑफ इंडिया जैसे हो सकते हैं। साथ ही वे कहते हैं कि अत्याचारों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये सुनकर सरदार वल्लभ भाई पटेल निराश होकर चले जाते हैं। इसके बाद उनके सलाहकार के पास एक व्यक्ति आता है जिसने अपनी आंखों से अत्याचार देखे थे। वो बताता है कि एक रात लोग त्योहार मना रहे थे, तभी रजाकार आकर पुरुषों को उनकी पत्नियों के सामने मार देते हैं और महिलाओं को अपमानित करते हैं। फिर उन्हें सूखी घास में डालकर आग लगा दी जाती है, जहां सभी की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये सुनकर सलाहकार हैरान रह जाता है और इंसानियत पर सवाल उठाता है। वो समझ जाता है कि कोई आधिकारिक खबर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हैदराबाद के सभी अखबार निजाम के नियंत्रण में हैं। आगे एक गांव में एक बच्ची के बड़े होने की खुशी मनाई जा रही होती है। तभी एक रजाकार उसे उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। गांव वाले उसे पीट देते हैं, लेकिन वो धमकी देकर भाग जाता है। कुछ ही देर बाद कासिम रजवी अपने रजाकारों के साथ गांव पहुंचता है। सभी पुरुषों को मरवा देता है और औरतों को अपना शिकार घोषित कर देता है। इसके बाद वो लोगों को इकट्ठा कर कहता है कि हमारे बीच गद्दार हैं और ऐसे लोगों को खत्म करना जरूरी है। ये सुनकर कई लोग गुस्से में उस पत्रकार के पास पहुंचते हैं जिसने निजाम के खिलाफ लिखने की हिम्मत की थी। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं मानते और रजाकार उसके हाथ काटकर उसका गला काट देते हैं। इसके बाद उसका भाई निजाम पर बम फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। लोगों द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे बेरहमी से पीटा जाता है, जबकि उसके साथी भाग निकलते हैं। उसे कासिम रजवी के पास ले जाया जाता है, जहां घंटों टॉर्चर के बाद उसकी पहचान की जाती है। प्यास लगने पर उसे अपमानजनक तरीके से पानी की जगह पेशाब पिलाया जाता है और अंत में उसका गला काट दिया जाता है। इस घटना के बाद कासिम समझ जाता है कि अब बगावत तय है, इसलिए वो निजाम को जंग के लिए तैयार रहने को कहता है। निजाम पाकिस्तान को भारी रकम देता है और हथियार जुटाने लगता है, यहाँ तक कि एक पोर्ट भी खरीद लेता है ताकि युद्ध की तैयारी पूरी हो सके। फिर भी उसे अंदाजा होता है कि भारतीय सेना से लड़ना आसान नहीं होगा। इसी बीच कासिम रजवी सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलकर कहता है कि हैदराबाद को अलग देश रहने दिया जाए। पटेल जी जवाब देते हैं कि वहाँ के लोग भारत के हैं और सिर्फ कह देने से हैदराबाद अलग नहीं हो सकता। वे ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान को दिए गए पैसों की जानकारी उन्हें है। इस पर कासिम धमकी देता है कि अगर भारत ने हमला किया तो लाखों हिंदुओं को मार दिया जाएगा। लेकिन पटेल जी शांत रहते हुए कहते हैं, परिवार सिर्फ उनका नहीं, तुम्हारा भी है, उनका क्या होगा। ये सुनकर कासिम गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर पटेल नेहरू से बात करते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हैदराबाद पर कार्रवाई करना अब बेहद जरूरी हो चुका है। लेकिन नेहरू जी कहते हैं कि भारत ने कभी किसी पर पहले हमला नहीं किया। इस पर पटेल जी जवाब देते हैं, तो क्या हम इंतजार करें कि सामने से हमला हो तभी कुछ करें। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार नेहरू जी भी मान जाते हैं। उसी रात भारतीय सेना को बुलाकर हैदराबाद पर कार्रवाई की योजना बनाई जाती है। ये ऐतिहासिक कदम आगे चलकर ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये खबर निजाम तक पहुंचती है, वो अपने रजाकारों के साथ हिंदुओं पर हमला करने निकल पड़ता है। लेकिन इस बार हालात बदल चुके होते हैं। लोगों का डर खत्म हो चुका था। अब वे एकजुट होकर रजाकारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कई जगहों पर जबरदस्त मुकाबला होता है, जिसमें हजारों रजाकार मारे जाते हैं। लोगों को पहली बार इस अत्याचार से मुक्ति की उम्मीद नजर आने लगती है। दूसरी तरफ अगले ही दिन भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश करती है। जहां जहां से पाकिस्तान बहाने बनाकर मदद से पीछे हट जाता है, वहां भारतीय सेना तेजी से रजाकारों को खत्म कर देती है। यहां तक कि कई मुस्लिम नागरिक भी रजाकारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे भी इन अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। आखिरकार हालात पूरी तरह बदल जाते हैं और निजाम को भारत सरकार के आगे झुकना पड़ता है।
अपनी इज्जत बचाने के लिए वो रेडियो पर आकर घोषणा करता है कि अब हैदराबाद भारत का हिस्सा है और यहाँ भारत सरकार का शासन होगा। ये खबर फैलते ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग पटेल को धन्यवाद देने लगते हैं, जिनकी दृढ़ता और फैसलों की वजह से हैदराबाद भारत का अभिन्न हिस्सा बन पाया। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है।